एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी सीटी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पर ईवीएस का पोर्शन हमने यहाँ पर स्टार्ट करा हुआ है। 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं और 2-3 क्लासेस तो अभी हुई है। उससे पहले आपका 90% सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईवीएस के साथ साथ आपको कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी करवा रखी है। रोड सेफ्टी आपकी कंप्लीट है और हरियाणा जीके भी आपकी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। अगर आप सीटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट, यहाँ पर चारों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी है थोड़ी सी। टॉपिक नंबर 4 रहेगा ईवीएस आपके लिए। आज फूड रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, खाद्य संसाधन को पढ़ेंगे। एक एक रिसोर्सेज हम आराम से करेंगे बिकॉज आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और आज जो इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ फूड रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, फूड चेन को पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी रखा बट फिर भी एक बार देख लेंगे। उसके बाद कुछ हम लोग जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 करेंगे और FSSAI को पढ़ेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारी आपको इंग्लिश में यहाँ पर दी हुई है, नीचे आपको सारी चीज़ें बाइलिंगुअल मिलेगी। उसके बाद FAO को पढ़ेंगे और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इसके अंतर्गत ही है, बट ये आज की वीडियो में हम नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये हम कल इस चीज़ को कवर कर देंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, अगर किसी को PDF चाहिए है तो आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप पेड PDF का इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। आपको इन चारों जो भी मैंने आपको ऊपर 4 सब्जेक्ट बताए, इन चारों के पेड PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फूड रिसोर्सेज हमने यहाँ पर पढ़ना है। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और संसाधन होते क्या हैं ये आप सभी को पता है। संसाधन की हेल्प से हमारे कुछ अपने जो टारगेट्स होते हैं उनको हम अचीव कर पाते हैं और इसी केस में, इसी कड़ी में हम लोग फूड रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। फूड क्या होता है ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जो है खाते हैं और बिना खाए हमारा शरीर नहीं चलता है। हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें फूड से मिलती है। जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे खाना जो है हमारी थर्ड मोस्ट एसेंशियल थिंग है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमारी बेसिक चीज़ें होती है खाना। इसके बिना कोई भी ह्यूमन बींग, चाहे ह्यूमन बींग ही नहीं, एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, कोई भी सर्वाइव नहीं करते, सभी खाना खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें ऐसे फूड मिलती है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, फूड क्या होता है? फ्यूल ऑफ लाइफ, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए ईंधन का काम करता है और ये आप सभी को पता है। आप लोग अपनी छोटे क्लासेस में इसको पढ़ करके आए हुए हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की बात करेंगे, भोजन का वर्गीकरण। मेनली जो हम इसका पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं भाई हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है और हमें एनिमल से मिलता है, जो कि बिल्कुल सही बात है कि हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। प्लांट से हमें हरी सब्जियां मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं और एनिमल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे दूध मिलता है, पनीर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम मीट वगैरह खाते हैं, मछली खाते हैं, सारी चीज़ें एनिमल से हमें मिलती है और वो हमारे शरीर के लिए जो हमें एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन तो हम मेनली इस चीज़ के बारे में करते हैं, बट आज मैंने आपके लिए थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन है उसको ब्रॉड लेवल पर लाया है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, जो उनके रासायनिक गुण है उसके बेस पर, और उनके फंक्शन के बेस पर, कैसे कोई भी फूड काम करता है उसके बेस पर, उनकी एसेंशियलिटी पर, कितनी उनकी आवश्यकता है, उनके कंसंट्रेशन और उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस पर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, फूड का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की अगर बात करें तो केमिकल नेचर की अगर बात करें तो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब आप छठी क्लास में पढ़ते हुए आते हो और ये सारी चीज़ें मैं आपको नीचे करवाऊंगी। अभी आपको जस्ट यहाँ पर लिख करके दिया है, एक एक करके ये सारी चीज़ों को हम नीचे देखेंगे। फंक्शन से जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, प्रोडक्टिव फूड होते हैं, नीचे आपको सारी चीज़ें हिंदी में मिल जाएगी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर है। मास के बेस पर आपके मैक्रो है, जो हमें ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए, जो पोषक तत्व तो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वो मैक्रो होते हैं। माइक्रो वो होते हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति की बात करें तो हमारे जो फूड होते हैं वो इस चीज़ में डिवाइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप सभी ने पढ़ा होगा, विटामिन्स के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, डाइटरी फाइबर आपको पता होगा, फैट्स आपको पता होगा। ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ये इनकी एक लिमिटेड अमाउंट होती है, एक एडिकेट अमाउंट में हमारे शरीर को चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कोई भी अडल्ट के लिए
किसी भी अडल्ट के लिए, अडल्ट कौन होता है भाई, 18 साल से ज़्यादा की उम्र का कोई भी अडल्ट होता है, किसी भी अडल्ट के लिए पर डे जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, वो 500 ग्राम होती है। ठीक है, 500 ग्राम तो कम से कम एक अडल्ट को चाहिए होता है। किसी भी बच्चे के लिए और किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अलग अलग जो है वेरी करती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो ज़्यादा ही चीज़ें चाहिए होती है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर किसी हम नॉर्मल एक अडल्ट एक इंसान की बात करें, एक एवरेज पर्सन की बात करें, तो उसको 500 ग्राम चाहिए होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें कैसे मिलता है, जब हम गुड़ खाते हैं, हम लोग चीनी खाते हैं, ठीक है, हम लोग आलू खाते हैं, तो हमें इनसे क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद अगर बात करें हम वाइटामिन्स की, तो वाइटामिन्स के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो सेपरेट इस पे बना रखा है, और उसके अंदर मैंने ट्रिक्स के साथ आपको सारे वाइटामिन्स करवा रखे हैं। विटामिन ए बी सी डी के जो भी है आपके सारे वाइटामिन्स अच्छे से करवा रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप सारे वाइटामिन्स को ज़रूर एक बार पढ़ लेना। और आप वो वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है, बट उसमें ना ट्रिक्स के साथ है सारी चीज़ें, और आप एक बार सुनते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इतनी अच्छी मैंने वहाँ पर ट्रिक बनाई है। तो आप इसको ज़रूर देखना वाइटामिन्स को। ठीक है, उसके बाद जब प्रोटीन पर अगर बात आती है, तो प्रोटीन किसी भी एवरेज बंदे को, किसी भी अडल्ट को 50 से 60 ग्राम जो है प्रतिदिन चाहिए होता है। 50 से 60 ग्राम चाहिए होता है। हम दूध पीते हैं, हम अंडे खाते हैं, हम दालें वगैरह पल्सेस वगैरह खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलते हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। और डाइटरी फाइबर की बात आती है और फैट्स की बात आती है। ठीक है, ये सारे हमारे खाने में बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम फैट की बात करते हैं तो 70 से 80 ग्राम पर डे किसी भी पर्सन को चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है। अब ना एक चीज़ और ध्यान में रखना, डिजीज़ है यहाँ पर, डिजीज़, और शायद मैंने इसके ऊपर वीडियो आपको करवाई भी हुई है, उसको मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपको एक डिजीज़ होता है जिसको हम क्वाशियरकर बोलते हैं। मैं आप यहाँ पर लिख देती हूँ, क्वाशियरकर। ठीक है, ये जो डिजीज़ होता है वो किसी भी पर्सन में, किसी भी बच्चे में अगर प्रोटीन की कमी है ना, तो उसको होता है। और जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, तो फिर उसको मेरास्मस होता है। इनका हिंदी में नाम के बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना, इनको कोशिश करो आप इंग्लिश में करो, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, और शायद ये सारी चीज़ें तो आपको हिंदी में भी सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा डिजीज़ को भी ज़रूर देख लेना एक बारी, मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो केमिकल नेचर की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारा कैटेगरीज के अंतर्गत आता है। फिर हम मिनरल वाटर मिनरल्स की बात करते हैं, जल खनिज की बात करते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन जो है बॉडी में उसके बेस पे हम फूड को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो हम एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा खाना जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनकी वजह से आपका जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलती है और आप लोग प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हो, नेसेसरी आप लोग फंक्शन कर पाते हो। और ये हमें किससे मिलता है, जब हम राइस खाते हैं, चपाती, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, ऑयल, बटर, घी, ये सभी किसके एग्जांपल है, ये सभी आपके एनर्जी गिविंग फूड के एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हो। आप सिंपली यहाँ पर इसको पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बॉडी बिल्डिंग फूड है यहाँ पर ऐसे फूड जो आपकी बॉडी को बिल्डअप करने का काम करते हैं, जैसे आपके प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके एनर्जी गिविंग तो थे ही, साथ ही आपकी बॉडी को बिल्डअप करने का काम भी करते हैं, आपके शरीर का निर्माण करने का काम भी करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, सबसे छोटा जो होता है हमारे शरीर में वो सेल होता है। आप सभी को पता है, सबसे छोटा सेल होता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद टिश्यू आता है ना। ये तो आपने सभी ने बायो में पढ़ा होगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल मिलकर क्या बनाती है, हमारा टिश्यू बनाती है। तो जो हमारी बॉडी टिश्यू होता है ना, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो बॉडी बिल्डिंग फूड है उसमें आपका फिश आती है, मीट आता है, चिकन, एग, पल्सेस, नट्स, मिल्क, ये सभी सारी चीज़ें आती है। जब भी किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ होता है ना, तो उनको ये सारी चीज़ें खाने को दी जाती है। उनको बोला जाता है भाई आप मीट खाओ, आप जो है उनको तरह तरह की, आप उनको चिकन वगैरह खाने के लिए बोला जाता है, बिकॉज ये बिल्डअप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गए। उसके बाद फूड्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो आपके शरीर को किसी भी बीमारी से बचाने का काम करते हैं, वेरियस डिसीजेस से बचाते हैं, ताकि आपकी जो बॉडी है वो रेगुलेट फंक्शन कर सके। जिस नॉर्मल रेट से फंक्शन करती है, कार्य करती है आपके शरीर, उसी हिसाब से कार्य करती रहे। इसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आती है, इसके अंदर आपके वाइटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है आपको ताजे फल खाने चाहिए और ताजी सब्जियाँ खानी चाहिए रेगुलरली। ठीक है, नियमित रूप से आपको इनका जो है सेवन करना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार के रोग से आप मुक्त हो जाएं। तो ये आपके कुछ कैटेगरीज थी, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके रासायनिक गुणों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब जैविक और इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक। ठीक है, ऐसे पोषक तत्व जो जैविक है और ऐसे पोषक तत्व जो अजैविक है वो आपका इनऑर्गेनिक है।
ठीक है। तो ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपके कार्बन का एलिमेंट पाया जाता है वो आपके ऑर्गेनिक होते हैं, और जिनके अंदर ऐसे पोषक तत्व जिनमें आपका कार्बन का एलिमेंट नहीं होता वो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स आ जाते हैं, यानी कि इनके अंदर आपके कार्बन के एलिमेंट होते हैं, और वाटर और मिनरल्स आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा चीज़ें आप ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपका क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग टू इट्स मास डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी नेसेसरी फॉर सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज। इसका मतलब ये है कि आपका जो आप खाना खा रहे हो आपकी सेल को, आपकी कोशिकाओं को कितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है, इस हिसाब से भी भाई आप कोई भी खाना खाते हो तो जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है उतना तो आप खाएंगे ही ना। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जो आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जिनकी रोजाना बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये बेसिस होते हैं किसी भी डाइट के, भाई आपको ये तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, आपके शरीर को कम अमाउंट में चाहिए होता है। इनको आप अगर कम भी खाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये लेस देन मिलीग्राम में भी चलेंगे। दोज न्यूट्रिएंट आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोसेस। आपके जो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है और जो भी आपकी एनर्जी प्रोसेस है उनको यहाँ पर मेंटेन करने का काम करते हैं। ये आपके विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो मतलब कम। ज़्यादा अमाउंट में जो ज़रूरत है वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और जो कम अमाउंट में होते हैं वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ऑरिजिन के बेस पर आपका वही आ जाता है प्लांट और एनिमल, जो मैंने आपको बताया भाई प्लांट से आपको कौन कौन सा भोज्य पदार्थ मिलता है और एनिमल से आपको कौन कौन से भोज्य पदार्थ मिलते हैं, ये सारे आपके इसके ऑरिजिन के बेस पर है। ठीक है, इसके अलावा सी फूड भी होते हैं, ये भी आप सभी को पता है। चलिए अब बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन मैंने आपको ऑलरेडी पहले अगर किसी ने सीरीज़ देखी हो तो ईवीएस के चैप्टर में ऑलरेडी कवर करवा रखी है, बट इसमें हम फिर से एक बार देख लेंगे। फूड चेन का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज़ चलती रहती है, और इस सीरीज़ में ये देखते हैं कि भाई कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है। भाई आप सभी को पता है पहले सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ें जो स्टार्टिंग होता है वो आपके प्लांट से होता है। जो भी घास वगैरह है, प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे होता है। फिर प्लांट्स को कोई खाता है। ठीक है, प्लांट्स को जैसे कौन खाते हैं, हिरन खाते हैं। ठीक है, हिरन प्लांट्स को खाते हैं। भाई हिरन को भी तो कोई खाएगा, जैसे शेर वगैरह खाएंगे। ठीक है, शेर को भी तो कोई खाएगा। और एक टाइम एक लेवल ऐसा आएगा जब वो आप जो है ज़मीन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो एक ऐसी ना पूरी श्रृंखला चलती रहती है। ये पूरा आपका फूड चेन है। फूड चेन आउटलाइन करता है हु ईट्स हु, मतलब कौन किसको खाता है। अ फूड वेब इज ऑल द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, मतलब कि सारी फूड चेन को डिस्क्राइब करता है किसी भी एक पारिस्थितिक तंत्र में। ईच ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम ऑक्यूपाई, मैं इसको आपको ना डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ते रहना। अगर आप यूट्यूब से क्लासेस लेते हैं तो आप पढ़ते रहना। ठीक है, देखिए मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें विजिबल हैं। देखिए आपकी जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका जो फूड चेन है वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपने खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर से होता है। यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर है, यहाँ पर आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये आपका टर्शरी कंज्यूमर है, और ये आपके फाइनल कंज्यूमर है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मतलब ये जो है अपने अपने पोजीशन पे है। अपने अपने पोजीशन पे क्यों है, इसको आप पहले ऐसे समझो, ये आपके प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे घास वगैरह हो गई। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से और आपके पानी की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। बट अब घास को खाने का काम कौन करता है, घास को खाने का काम ग्रास होपर करते हैं, हिरन वगैरह करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं वो कौन हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। अब इनको भी तो कोई कंज्यूम करेगा, इनको कौन खाएगा, जैसे फ्रॉग मेंढक खाएगा, तो मेंढक किनको खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। इसलिए ये कौन सा कंज्यूमर हो गया, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब मेंढक को खाने का काम कौन करता है, स्नेक करता है। स्नेक आपका कौन सा कंज्यूमर हो गया, ये आपका टर्शरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, और स्नेक को खाने का काम कौन करता है, आपके ईगल करता है, यानी कि बाज वगैरह। ठीक है, तो बाज आपका फाइनल कंज्यूमर है। जब बाज की डेथ होगी तो वो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी से मतलब डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद फिर उसमें क्या उगता है, आपकी घास वगैरह उगती है। तो ये सारी सीरीज आपकी ऐसे सर्कल में चलती रहती है। यही आपका फूड चेन है। ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो एक सीरीज से दूसरी सीरीज में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है आपकी एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ रही है।
इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं भाई, ये जो अपनी अपनी पोजीशन पर है, क्या आपका ग्रास ऊपर इधर आ सकता है और आपका प्लांट है वो इस प्राइमरी कंज्यूमर में जा सकता है? नहीं ना, इनका अपना अपना एक प्लेस है, अपना अपना क्या है, एक पोजीशन है। भाई मेंढक है यहाँ पर, मेंढक ग्रास ऊपर कोई तो खाएगा, मेंढक स्नेक को थोड़े ना खा जाएगा, तो मेंढक की पोजीशन सेकेंडरी कंज्यूमर की है, ठीक है। तो ये अपनी एक प्रॉपर पोजीशन पे है और ये जो पोजीशन कहलाई जाती है उसके ट्रॉपिक लेवल कहाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फ्रॉग है उसका ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और स्नेक का ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ, वो टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो आई होप आपको फूड चेन यहाँ पर समझ में आया होगा। आप इसको यहाँ से पोज कर करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, GHI बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने फैक्चुअल डाटा को भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करी है, सिर्फ बेसिक चीज़ों को काम करने से नहीं बनेगा। अगर आपने टीचरिंग का एग्जाम दिया है तो आपने देख लिया होगा वहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम GHI को ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको हिंदी में प्लीज़ कंसिडर ना करें, बहुत सारे इसके मतलब निकल जाते हैं। ग्लोबल आप वैश्विक बोलते हो, हंगर मतलब भूख होता है, इंडेक्स को आप इंडेक्स भी लिख देते हो, कुछ इसका अलग कोई नाम भी हो सकता है। तो आप कोशिश करिए आप इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स ही पढ़ें, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल होता है, मतलब बेसिकली ये ट्रैक करता है भाई किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन का, नेशनल वाइज इंटरनेशनल वाइज, ये बताता है कि भाई किसी भी देश में जो भूख है उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। किसी भी देश के जो हंगर लेवल है वो उसकी स्थिति क्या है, ये बेसिकली एक रिपोर्ट ऐसे पेश करता है हर कंट्रीज़ की। इसके अंदर इंडिया भी शामिल है, ठीक है। तो ट्रैक करने का काम करता है, हंगर को ट्रैक करने का काम करता है ग्लोबल लेवल पर, रीजनल और नेशनल लेवल पर, ठीक है। ट्रैक करने का काम करता है और इसके ट्रैक करने के कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। ये कैसे ट्रैक करता है, तो ये जो कैसे ट्रैक करता है ना, वो इसके 4 कंपोनेंट है। इसके अंदर जैसे मान लो इंडिया का इसने GHI बताना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताना है, तो इंडिया के 4 फैक्टर को देखेगा। 4 फैक्टर कैसे देखेगा भाई, इंडिया की अंडर नरिशमेंट देखेगा। अंडर नरिशमेंट मतलब अल्प पोषण, मतलब ये देखेगा कि कितनी आबादी को अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, कितनी आबादी अंडर नरिशमेंट, उनको अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल रहा, उनको अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा, ये देखेगा। दूसरा देखेगा चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, मतलब उम्र के हिसाब से जो हाइट होनी चाहिए वो उनकी बढ़ नहीं रही है, उनको देखेगा। चाइल्ड वेस्टिंग को देखेगा, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन कद के अनुपात में कम है, यानी कि उनका जो है वेट नहीं बढ़ रहा है, कद तो बढ़ रहा है बट वेट नहीं बढ़ रहा, ये भी देखेगा। और जो चौथा जो फैक्टर देखता है वो आपकी बाल मृत्यु दर देखता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर देखता है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर है, इनके बेस पर यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी देश को। तो ये आपके 4 फैक्टर है जिनको आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना, जो कि GHI यहाँ पर कंसिडर करता है। अब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं भाई, इंडिया के परफॉर्मेंस क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में, इंडिया का क्या प्रदर्शन है। और आपको जान करके अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हमारा जो प्रदर्शन है बहुत गंदा है इस मामले में, ठीक है। इंडिया रैंक्स 107, 2021 और 2022 दोनों का कंपेयर करके चलेंगे। 2021 की अगर बात करें तो हमारी पोजीशन 101 थी और 2022 में हमारी पोजीशन और भी 6 पोजीशन खिसक गई और हम लोग 107 नंबर पर आ गए। यानी कि जो भूख का लेवल है, लेवल ऑफ हंगर है, वो क्या है, सीरियस है, बहुत सीरियस है। और हम लोग अच्छे दिन में जी रहे हैं, ठीक है, हम लोग अच्छे दिन में जी रहे हैं और हमारा भूख का लेवल क्या है, सीरियस है। और आपको जान करके बिल्कुल भी यहाँ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारी जो सिचुएशन है वो इतनी बदतर है कि हमारे जो पड़ोसी देश है ना, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इनसे भी हमारा जो पोजीशन है वो काफ़ी पीछे है। इंडिया 2021 में 101 नंबर था, 6 पोजीशन पे खिसक गया और पाकिस्तान की जो फिलहाल सिचुएशन है वो 99 है, हमसे ज़्यादा सही स्थिति में है पाकिस्तान। श्रीलंका 64 है, नेपाल 81 है और बांग्लादेश 84 है, इनसे भी कहीं ज़्यादा हम लोग क्या है, सीरियस कंसर्न में है भूख के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर एक फूड जो रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं एक बेसिक एक सीरियस कंसर्न है, एक अहम मुद्दा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है, खाद्य सुरक्षा क्या है, ये भी आपने पढ़ लेना है। कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी इज मल्टीफेस, इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। फूड एक एसेंशियल होता है, भाई सही बात है, भाई ब्रीदिंग के लिए जैसे हवा चाहिए होती है ऐसे खाने के लिए हमें भोजन भी चाहिए होता है। बट फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हम जो है बिना सोचे समझे, हम जो है अगर मुझे 2 रोटी की भूख है तो मैं 3 रोटी भी खा लूँ और मैं ये ना सोचूं कि भी मुझे कल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब ये आपके पास इतना इनफ खाना हो कि आप बिना सोचे समझे अपनी भूख के हिसाब से आप खा लें।
वो आपकी फूड सिक्योरिटी होती है। फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली व्हेन सफिशिएंट फूड इज अवेलेबल। जब आपकी फूड सिक्योरिटी तभी एंश्योर्ड करी जाती है, आपकी कंट्री में फूड आपका तभी सिक्योर है जब वहाँ पर सफिशिएंट भोजन हो, सभी के लिए अवेलेबल हो, सभी लोग उसको परचेज कर पाएँ, सभी लोग एक्सेप्टेबल क्वालिटी में उस चीज़ को जो है ले पाएँ, यहाँ पर कोई भी बैरियर ना हो। ठीक है, अगर मैं कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए जा रही हूँ तो मुझे कोई ये ना कहे भाई आप ये मत लो वरना ख़त्म हो जाएगा, तो कोई भी बैरियर ना हो। अगर मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए आप अपने खाने के लिए तो मैं उसको बेझिझक ले पाऊँ, तो वो आपकी फूड सिक्योरिटी, मतलब इनफ हो आपके लिए सारी चीज़ें। सिर्फ 2 रोटी की बात नहीं है कि भाई दो वक्त का खाना मिल जाए, वो फूड सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी वो होती है जब आपका जब मन करे आप खा लें, तो वो आपकी फूड सिक्योरिटी होती है। इसके कुछ डायमेंशंस होते हैं फूड सिक्योरिटी के। अवेलेबिलिटी देखी जाती है, मतलब कि उपलब्धता कितनी है। भाई जितना ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन होगा किसी भी कंट्री में उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी। मैं जितना यहाँ पर जो है उगाऊंगी कोई भी सामान हो तो उतना ही अवेलेबल भी होगा, उतना ही उपलब्ध भी होगा, वो अवेलेबिलिटी होती है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके पहुँच में कितनी है। फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, ये इंश्योर करता है कि जो खाना है वो हर पर्सन के पहुंच में हो, एक्सेसिबल हो सबके लिए। ठीक है, अभिगम्यता तो आप देख लेना भाई जो भी हिंदी मीडियम है, बट एक्सेसिबिलिटी मुझे लगता है सब समझ पा रहे हैं कि भोजन बिना किसी भेदभाव के प्रति व्यक्ति की पहुंच के भीतर हो, वो आपकी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है मेरे पास इनफ पैसा हो, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपने खाने का जुगाड़ कर पाऊँ, मैं खाने के लिए कुछ भी मुझे चाहिए मैं उसको बाय कर पाऊँ। ठीक है, सफिशिएंट मैं चीज़ें ले पाऊँ, सेफ तरीके से मैं चीज़ें ले पाऊँ, और सारा जो खाना है उसके अंदर एक बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हो। ठीक है, तो अफोर्डेबल हो मेरे लिए वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ इंश्योर करने इनका डायमेंशन होते हैं। ठीक है, अब जो फूड सिक्योरिटी है उसका इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है, इंडिया से रिलेटेड हम सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो भाई फूड से रिलेटेड कोई भी ऐसा एक मतलब एक पर्टिकुलर फूड से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं है। मतलब फूड से रिलेटेड, भाई फूड तो सबका राइट ही होता है ना, अगर हम पैदा हुए हैं तो खाना तो खाएंगे ही, तो फूड से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर एक अहम आर्टिकल नहीं है। बट आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि भाई राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, आप अपनी डिग्निटी के साथ जो है आपको जीने का अधिकार है, आपकी गरिमा के साथ आपको जीने का अधिकार है। तो उस जीने के अधिकार के साथ आपका जो फूड है वो अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है आर्टिकल 21 में। तो कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है भी इस आर्टिकल के तहत आपको खाना मिलेगा, वो उसके लिए किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी आपको प्रावधान की ज़रूरत नहीं होती है, आपका ये अधिकार है भी आप खाना खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। उसके बाद अगर बात करें बफर स्टॉक की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI हैज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरिंग द फूड ग्रेन्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम है, इसके पास प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके पास जिम्मेदारी होती है कि जो भी फूड ग्रेन्स है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, कम से कम मूल्य में, जो कि वेयर हाउसेज के अंदर स्टोर्ड है, उनको डिफरेंट लोकेशंस पे भेजा जाए, जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है वहाँ पर उसको भेजा जाए। ठीक है, हर स्टेट में जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भेजा जाए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में MSP पर भेजा जाए, मतलब कि आप उसके हाई फाई रेट ना लगाएं। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। आपने वेयर हाउसेज बहुत सारे देखे होंगे जहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें डिफरेंट लोकेशंस पे भेजने का काम किसका होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होता है। उसके बाद जो आता है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, PDS। ओवर द ईयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ फूड इकोनॉमी इन द कंट्री। यानी कि किसी भी देश की जो फूड इकोनॉमी है, जो खाद्य अर्थव्यवस्था, उसको मैनेज करने का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, PDS क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर प्ले करता है फूड इकोनॉमी को, किसी भी देश की जो फूड अर्थव्यवस्था उसको मैनेज करने का काम किसके थ्रू किया जाता है, इसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो PDS के अंदर और सारी चीज़ें क्या क्या होती है, जितने भी आपके कमोडिटीज़ होती है, कमोडिटीज़ के अंदर आपका गेहूँ आ गया, वीट आ गई, चावल आ गए, शुगर, केरोसिन, ये सभी आपको डिफरेंट स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में क्या किया जाता है, अलोकेट करने का काम PDS के थ्रू किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट करती है पल्सेस को, दालों को, एडिबल ऑयल जो भी आपके खाद्य तेल हैं, आयोडाइज साल्ट को, आयोडीन युक्त नमक को, और जो भी आपके मसाले वगैरह हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इसके तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है।
अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टडी करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 NFSA। इसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मैं आपको कुछ ना छोड़ूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ फिर भी छूटा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इट मार्क्स अ पैराडिगम शिफ्ट इन द अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी। जब NFSA आया था तो इसने एक शिफ्ट किया, पहले जो अप्रोच थी उससे शिफ्ट किया। किस पे? पहले था कि भाई वेलफेयर के लिए चीज़ें करी जाती थी, कि भाई ठीक है वो आपके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, कि भाई ठीक है वो आपके लिए ठीक है तो कर रहे हैं। बट ये कह रहे हैं कि नहीं, अब शिफ्ट हो गया है, वेलफेयर की बात नहीं करेंगे, अब करेंगे भाई खाना आपका अधिकार है, राइट है। तो हम अब शिफ्ट हो गए राइट बेस्ड अप्रोच पे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपकी ग्रामीण आबादी है वो 75% कवर होती है, और जो शहरी आबादी है वो आपकी 50% यहाँ पर कवर करी जाती है। और यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, अंत्योदय अन्न योजना है NFSA के तहत। यहाँ पर जो आपकी योजनाएं हैं कि पूरेस्ट ऑफ द पुअर आर एंटाइटल्ड, कि सबसे गरीब व्यक्ति इसमें शामिल है, जो प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। हर महीने हर परिवार को कितना मिलेगा? जो कि गरीब लोग हैं इसके अंदर, बहुत ही गरीब है, उनको 35 किलोग्राम यहाँ पर जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा जाएगा। और आपने देखा भी होगा गांव में ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHS, हाउस होल्ड कवर्ड अंडर PHS कैटेगरी एंटाइटल्ड टू रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि इसके तहत पर पर्सन पर मंथ कितना ग्राम फूड ग्रेन मिलता है? 5 kg मिलता है, ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के तहत। चलिए, प्राथमिकता वाले परिवार के तहत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार है प्रति व्यक्ति प्रति माह। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि परिवार की जो एल्डेस्ट वुमेन है उसकी उम्र 18 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो वो क्या होगा? राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घर की बड़ी महिला को घर का मुखिया होना अनिवार्य है। एक पॉइंट आप ये भी नोट करेंगे। और दूसरा जो इसके तहत आता है वो आपका इन एडिशन टू द एक्ट लेज डाउन स्पेशल प्रोविजन, यानी कि बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है इस एक्ट के तहत कि आपका 6 महीने से 14 वर्ष के बच्चे को यहाँ पर एक न्यूट्रिशियस मील जो है फ्री में प्रोवाइड करी जाती है। आंगनबाड़ी सेंटर में आपने देखा होगा किस नेटवर्क के तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के तहत, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के तहत, ठीक है, ICDS के तहत आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। कोई भी 6 महीने से 14 वर्ष का बच्चा होगा, मेरी दोनों बेटियां 5 साल से कम किया और आंगनवाड़ी के तहत उनको सारी चीज़ें मिलती है। वो अलग बात है, मुझे कुछ उसमें काम का लगता नहीं है, बट मिलता है सारी चीज़ें, ठीक है। एक मिलता है दूध का पैकेट मिलता है जो कि पाउडर टाइप होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती है, तो ये मिलती है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं FSSAI को पढ़ेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इज एन ऑटोनोमस स्टेटस बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि भाई स्वायत्ता है, भाई किसी का भी इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अपने सारे फैसले खुद लेगी। ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल किसी का भी कुछ भी नहीं है, इनका खुद का है जो भी रूल्स रेगुलेशंस है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, इंडिया की तो चीज़ें लेकर के चलेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री आती है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके तहत आता है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। कुछ 7 की प्रोसेस है जिसके तहत ये सारी चीज़ें करते हैं। ये फूड प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, कोई भी जो खाद्य पदार्थ है उसके कुछ मानक यहाँ पर डिसाइड करे जाते हैं। फूड की डेवलप सेफ फूड प्रैक्टिसेस, सुरक्षित भोजन प्रथाओं का विकास करते हैं। और लाइसेंस फूड बिजनेसेस, किसी भी फूड बिजनेस को, कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी अगर अपना फूड प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रही है तो उसको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। भाई मान लो अगर मैंने कोई कंपनी खड़ी करी और मैं अपना कोई भी फूड प्रोडक्ट मार्केट में ला रही हूँ, तो ऐसे नहीं मुंह उठा के मैं ले आऊँगी, भाई मार्केट में ला के मैंने बेच दिया, मैं उसको सबसे पहले मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। FSSAI से मुझे सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, भाई ये चीज़ें मैं यहाँ पर बेचना चाहती हूँ और मेरा ये फूड प्रोडक्ट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करते हैं, भाई जो भी FSSAI ने जो भी सेट स्टैंडर्ड्स यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं उनको मैं फुलफिल करती हूँ कि नहीं करती हूँ। अगर नहीं करती हूँ तो नहीं बेचने देंगे, है ना। जैसे मैगी है, नेशनल की है ना, तो नेशनल सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करता है, इसलिए मैगी यहाँ पर बिकती है। तो जितनी भी सारी चीज़ें बाहर के प्रोडक्ट भी बहुत सारे यहाँ पर आके मिलते हैं, बिकते हैं, तो उन सभी को इंश्योर करने का काम FSSAI करती है। भाई सभी सारी चीज़ें, ऐसा तो होगा नहीं भाई कोई भी बाहर से आएगा कुछ भी बेच के यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई भी कुछ भी गलत चीज़ें भी बेच के जा सकता है, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? FSSAI करता है कि जितने भी सेट स्टैंडर्ड्स यहाँ पर जो है सेट करे हुए हैं उनको पालन करने का काम करे। एंश्योर कॉम्प्लियंस थ्रू इंस्पेक्शन, साथ साथ में इंस्पेक्शन निरीक्षण भी होते रहते हैं और फूड्स को भी टेस्ट करते रहते हैं। ट्रेन और बिल्ड कैपेसिटी को देखते हैं और सिटीजन की आउटरीच में भी हो, यानी कि हर नागरिक की पहुंच में भी हो। आप उलूल जुलूल यहाँ पर प्राइस ना रखें, सिटीजन के पहुंच में भी हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके कुछ यहाँ पर 7 जो थे प्रमुख प्रक्रियाएं थी जो कि आप थोड़ा सा देख लेना। अब FSSAI के कुछ फंक्शंस हैं
उन फंक्शंस को देखेंगे। फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, यहाँ पे कुछ वो सेम ही है जो मैंने ऊपर आपको बताया, कुछ यहाँ पर रेगुलेशंस होते हैं, कुछ मानक और दिशा निर्देश को निर्धारित करने के लिए यहाँ पे नियम बनाए गए हैं। ग्रांटिंग FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस, जो भी आप कोई भी कंपनी अगर आती है तो वो उनको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, भाई आप यहाँ पर फूड का बिजनेस कर सकते हो। और यहाँ पर लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर लेबोरेटरीज इन फूड बिजनेसेस, खाद्य व्यवसाय में प्रयोगशालाओं के लिए प्रक्रिया, और जितनी भी चीज़ें आपकी फूड बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी कंपनी अगर आती है उनको जो भी सारे प्रोसीजर वो करवाने का काम यहाँ पर किया जाता है। टू प्रोवाइड सजेशंस टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज, गवर्नमेंट को हेल्प करती है सजेशन प्रोवाइड करने में, जो भी नीतियाँ बनाने में उनको, ठीक है। डाटा कलेक्ट करती है रिगार्डिंग कॉन्टामिनेंट्स इन फूड प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइंग ऑफ एमर्जिंग रिस्क एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रैपिड अलर्ट सिस्टम। अगर कोई भी फूड के अंदर कोई भी अगर ऐसा प्रदूषक सामान है, कोई भी अगर ऐसी सामग्री निकलती है भी वो खराब है, वो खाना जो है लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके तहत डाटा को कलेक्ट किया जाता है और जोखिमों की पहचान की जाती है और एक तरीके से अलर्ट सिस्टम भी जारी करने का काम FSSAI का होता है, ठीक है। क्रिएटिंग एन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री अबाउट फूड सेफ्टी के बारे में जितने देश के अंतर्गत सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को फैलाने का काम करता है, जनरल अवेयरनेस को फैलाने का काम यहाँ पर इसके थ्रू किया जाता है। कहने की बात यह है कि जो भी फूड से रिलेटेड जितने भी आपके चीज़ें हैं, जो भी आप पैकेट वगैरह में चीज़ें खाते हैं ना, वो सभी किसके थ्रू इंश्योर होकर के आते हैं, FSSAI के तहत इंश्योर होकर के आते हैं कि भैया आप इनको खा सकते हो क्योंकि ये आपके लिए सेफ है, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, फिर चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ FSSAI, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक मेन मुखिया होता है, फिर उसके बाद 22 सदस्य होते हैं और 1/1 इसमें महिलाएं होती हैं, ठीक है। 1/3 क्या होती है? फीमेल होती है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, फैक्चुअल है। चेयरपर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, केंद्र सरकार नियुक्ति करेगा। और उसके साथ साथ इसके अंदर कौन कौन जुड़े होते हैं इस अथॉरिटी के अंदर? आपके साइंटिफिक कमिटीज़ वगैरह होती है। भाई आपने देखा होगा किसी भी पैकेट को, तो उसमें ना लिखा होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट इतना है, फैट इतना है, प्रोटीन इतना है, शुगर का लेवल इतना है, ये सब चीज़ें वहाँ पर ना ग्राम्स में लिखी रहती है। तो ये चीज़ें कौन बताएगा? ये चीज़ें बताने का काम पैनल का होता है, साइंटिफिक कमेटी वहाँ पर बताएगी, भाई जिनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी वो बताएगी, परीक्षण करके सारी चीज़ों को लिखा जाता है, पैनल होते हैं वहाँ पर। और केंद्रीय सलाहकार समिति भी इसके साथ असिस्ट होती है फूड अथॉरिटी के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। कुछ केसेस हैं जो एसोसिएटेड है FSSAI के साथ, अगर आपने पीछे पढ़ा हो, अगर आप अपडेटेड हैं तो पीछे ना मैगी के अंदर एक केस हुआ था, नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी केस हुआ था। इसके अंदर मैगी के अंदर बताया गया था कि इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, शीशा जो है वो ज़्यादा हो गया है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, ठीक है। और FSSAI ने इसको प्रेस्क्राइब किया बैन करने के लिए, भैया बैन कर दो इसको बिकॉज ह्यूमन के लिए सेफ नहीं है। तो ये केस किसके तहत चला? ये भी FSSAI ने ही देखा इस चीज़ को, बिकॉज फूड को सारों को इंश्योर करने का काम तो FSSAI करती है ना, तो इस चीज़ को देखने का काम भी जितने भी केसेस आते हैं ना वो भी यही देखेगी। फिर एक केस और आया था कैडबरी इंडिया का, आपने देखा हो डेयरी मिल्क का, उसके अंदर आपने देखा हो बहुत वायरल भी हुआ था, एक वो फोटो वायरल हुआ था जिसमें ना चॉकलेट थी जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े दिखाए गए थे और एक बच्ची भी दिखाई गई थी जिसकी से बताया गया था भाई उसकी डेथ ये खाने से हुई है। अब वो बच्ची का तो मुझे पता नहीं, बट वो ये जो केस है वो वाला वोम्स उसमें पाए गए थे, चॉकलेट वाला, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे वोम्स पाए गए थे, बहुत सारे उसमें कीड़े पाए गए थे। तो उसके बाद FSSAI ने डिक्लेयर किया कि जो पैकेजिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, एयर टाइट नहीं थी, मतलब पूरी एयर टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए है। और इसको मैंडेटरी किया कि भैया आप कंपनी को मैंडेटरी किया आप अपनी पैकेजिंग को क्या करिए, चेंज करिए, ठीक है। तो इनको फुलफिल करना होता है, जो भी FSSAI इनको यहाँ पर बोलती है, उनको आदेश पारित करती है, इनको फुलफिल करना पड़ता है, अदरवाइज फिर इनके प्रोडक्ट को मार्केट में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दायरे के तहत की जाती है, कानून के तहत की जाती है, ऐसे ही नहीं, मतलब अगर मैं कुछ बेचना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं दुकान में जाके उसको कह दूंगी भाई मेरा ये प्रोडक्ट है इसको आप बेच दो, मुझे पहले गुजरना पड़ेगा कुछ सेट से, कुछ स्टैंडर्ड से, कुछ नॉर्म से, कुछ गाइडलाइन से, ठीक है। चलिए अब अगर फूड की बात करें तो वर्ल्ड फूड डे बिल्कुल पढ़ेंगे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। और यहाँ पर जो थीम रही थी 2022 की, 16 तो 23 में तो आया नहीं है, तो 2022 की जो थीम थी वो थी लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को भी पीछे मत छोड़ो, सबको खाने का अधिकार है, लीव नो वन बिहाइंड इसकी थीम थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करा रही हूँ, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर करके जाना।
चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO को, खाद्य और कृषि संगठन FAO को पढ़ेंगे। ये आपकी एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, UN की एक एजेंसी है, ये जो एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली में है, रोम के अंदर है। इट वॉज फाउंडेड विद अ गोल टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, सभी को फूड की सिक्योरिटी हो इसलिए इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था, सभी लोगों को एक्सेस में आ जाए हाई क्वालिटी फूड, अच्छी जो गुणवत्ता है वो ऐसा खाना सभी लोगों को एक्सेस में आए, सभी लोग उसको अफोर्ड कर पाए, सफिशिएंट क्वांटिटी हो सभी के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, सारी चीज़ें करने का काम इनका था। ठीक है, तो एवरी ईयर FAO पब्लिश करता है नंबर ऑफ मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट। यहाँ पर ये कुछ रिपोर्ट्स जो है जारी करता है, किस फील्ड में? फूड में, एग्रीकल्चर में, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, किस किस फील्ड में करता है? फूड में। FAO जो है हर साल जो है अपने रिपोर्ट जारी करता है फूड में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशरीज में और नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर एक बार ध्यान में रख लेना, इनसे रिलेटेड ये अपनी रिपोर्ट्स जो है जारी करता है। नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, 1945 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर इटली में है, रोम में। ठीक है, सेक्टर की अगर बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल इंडिया क्या है? इसका मेंबर है। अब इसके कुछ पब्लिकेशंस है FAO द्वारा, इसको भी पढ़ लो अगर इतना पढ़ा है तो। कुछ पब्लिकेशन, कुछ प्रकाशन जो है FAO के द्वारा किए जाते हैं, किस किस फील्ड में किया जाता है वो यहाँ पर देख लो। किस फील्ड में? विश्व मत्स्य पालन और जल कृषि राज्य के का प्रकाशन ये करते हैं, विश्व के वनों की स्थिति बताते हैं, और विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति क्या है ये भी बताते हैं, और खाद्य एवं कृषि राज्य के बारे में बताते हैं, कृषि वस्तु बाजार राज्य के बारे में बताते हैं, और विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रिवेंशन को हम कल डिस्कस कर लेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, प्रिवेंशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे फूड रिसोर्सेज के, और डेली वीडियो आएगी अब आपके लिए। वीडियो को ज़रूर शेयर करें सभी के साथ ताकि सभी लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंच सके। ठीक है, और थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। रिवाइज करते रहिए साथ के साथ, पता नहीं है कब कर ले, बिकॉज बता कुछ रहे नहीं है CET के एग्ज़ाम के लिए, जिनका भी पेपर है बहुत ही कम समय दे रहे हैं, तो आप रिवाइज ज़रूर करते रहिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।